ओके, तो आज हम एग्रीकल्चर जो कौन सा चैप्टर है ये चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 की आज हम एक्सरसाइज करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बहुत आसान से सवाल होते हैं, इतना ज़्यादा इनको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा बड़ा आंसर, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे। तो व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, और इसके बारे में हमने पहले भी डेफिनेशन को क्लियरली अंडरस्टैंड किया है। एग्रीकल्चर इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल। ये एक तरह का आर्ट भी है और साइंस भी है। एक यानी जो पुराने ज़माने से लोग कर रहे हैं और हम इसमें अब नई डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, तो साइंस भी इसमें इन्वॉल्व है और पुराने तर्ज की जो हुनर हमारे पास पहले से मौजूद है वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट टुडे, वी कॉल इट ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट। दोनों चीज़ें हम इसको कहते हैं। और क्या चीज़ करते हैं, कल्टिवेशन किस चीज़ की करते हैं? इट इज़ कल्टिवेशन ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन सॉइल, ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स। और इसके अलावा हम लाइव स्टॉक को भी रेयर करते हैं, यानी लाइव स्टॉक जिसको हम भेड़ बकरियां या मवेशी पालते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, इसको हम फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए जो फैक्टर्स हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। क्लाइमेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है टोपोग्राफी, ज़मीन के खदोखाल जो होते हैं, और टाइप्स ऑफ सॉइल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी, कहाँ पर कितने लोग बसते हैं, ये भी इस पर असरअंदाज होता है। और उसके बाद आती है टेक्नोलॉजी, क्योंकि साइंस का बहुत ही ज़्यादा अमल दखल है आजकल की दुनिया में एग्रीकल्चर में। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। ये बार बार हमने पढ़ा कि जब एक पैच को हम जंगल में वो क्लियर करते हैं और उसके बाद वो मूव करते हैं दूसरे, और व्हाट आर इट इज़ डिसएडवांटेजेस। और डिसएडवांटेजेस इसके क्या है, हम जानते हैं कि इससे टॉप सोइल और डिफॉरेस्टेशन जो है काफ़ी मुतासिर, फॉरेस्टेशन जो है मुतासिर होती है, यानी डिफॉरेस्टेशन इससे होती है। सो आंसर गोज लाइक दिस, शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी इन विच एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर शिफ्टेड। ये इस तरह की एक फार्मिंग एक्टिविटी है जिसमें हम फार्मिंग को शिफ्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इसको शिफ्ट करते हैं, फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर फील्ड। इट इज़ जनरली प्रैक्टिस्ड इन थिक फॉरेस्ट एरियाज, जो बहुत घने जंगलात है। हमने पढ़ा कि अमेजन के इलाके में होता है, और इंडिया के जो घने जंगलात है वहाँ पर भी जो ट्राइबल पीपल है वो ये करते हैं, और इंडिया में इसको झुमिंग कहते हैं, हमें ये मालूम है। द प्लांट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाई कटिंग और बर्निंग ऑफ ट्रीज। और सबसे पहले क्या किया जाता है इसमें कि जो दरख्त है घने जंगलात में से कुछ एक ट्रैक्ट को लिया जाता है और उसको क्लियर किया जाता है, उसमें से सारे दरख्त को काटा जाता है और उसके बाद उनको जलाया जाता है, या फिर दोनों चीज़ें एक साथ होती है। द एशेज आर मिक्सड विद द सॉइल। और उसके बाद जो है जो ऐश होता है, वहाँ जो राख होती है, तो राख को सॉइल के साथ मिलाया जाता है। और उसके बाद व्हेन द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी, जब हम 1-2 साल इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसकी फर्टिलिटी, इसकी जरखेजियत, जब इसकी खनिज जो कम होती है, तो उसके बाद द पैच ऑफ द लैंड इज चेंज। उसके बाद इसको चेंज किया जाता है, और जब चेंज किया जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाने को ही हम शिफ्ट कहते हैं, इसी को शिफ्टिंग कहते हैं। अब इसमें यह कहना है कि आप ये बताइए कि इसमें कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है। तो डिसएडवांटेजेस में मैंने आपको पहले भी बताया कि डिफॉरेस्टेशन एंड इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल, एक इससे जो सॉइल की फर्टिलिटी उस पर असर पड़ता है, और दूसरा जंगलात काटे जाते हैं, बर्न किए जाते हैं, और इससे हादसे भी कभी कभार होते हैं, जंगलात में आग लग जाती है। दीज आर द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। इसके अलावा भी डिसएडवांटेजेस इसके हैं, मिसाल के तौर पर ये बड़ी पॉपुलेशन के लिए ये हम नहीं कर सकते हैं, और इसका यील्ड भी काफ़ी कम होता है। ये सारे और भी डिसएडवांटेज, लेकिन मेन 2 आप याद रखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ये होता है कमर्शियल फार्मिंग, जिसमें हम पौधे लगाते हैं, या जिसमें हम जो भी हम फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ खरीद फरोख्त के लिए होता है, कमर्शियल पर्पस के लिए होता है। ये एक तरह की जिसको हम कहते हैं बिजनेस का एक तरीका होता है। वेयर ए सिंगल क्रॉप लाइक टी, कॉफी, रबर एटसेट्रा इज ग्रोन ऑन ए लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। और इसमें एक ही फसल लगवाई जाती है, उसी के दरख्त लगाए जाते हैं। जैसे टी के प्लांटेशन में हमने देखा रबर और काफ़ी जो है ये लगाए जाते हैं, और उसके बाद इसमें ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर इज इन्वेस्टेड आर रिक्वायर्ड। इसमें काफ़ी ज़्यादा लेबर भी लगता है, और इसमें पैसा भी बखूब लगता है, और ये फार्मिंग जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ए कमर्शियल फार्मिंग। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, नेम द फाइबर क्रॉप्स
एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। इंडिया में जो फाइबर क्रॉप्स हैं हमने दो के बारे में कहा, एक कॉटन है, दूसरा जूट है। और मैंने आपको कहा कि जूट जो है ये बहुत ही खास रेयर इलाकों में इसकी इसी वजह से इसने क्लाइमेटिक कंडीशन। और कॉटन के बारे में मैंने कहा कि इसके लिए ब्लैक एलुवियल सॉइल चाहिए, क्योंकि इसका जो वेदर और टेम्परेचर एक खास तरीके का होना चाहिए। कॉटन एंड जूट आर द टू मेन फाइबर क्रॉप्स। तो सबसे पहले दो मेन फाइबर क्रॉप्स का इसने पूछा है, तो वो है कॉटन और जूट, ये आपको पता है। और कॉटन नीड्स हाई टेम्परेचर, कॉटन के लिए चाहिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लाइट रेनफॉल, रेनफॉल कम चाहिए, एंड ब्राइट सनशाइन। खासकर जब इसका हार्वेस्ट का सीजन होता है उस वक्त फेयर वेदर होना चाहिए। इट ऑल्सो नीड्स 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। इसमें वो जिसको हम कहते हैं कि टेम्परेचर उतना कम नहीं होना चाहिए कि फ्रॉस्ट लग जाए, उससे इसमें तबाही हो जाती है। जूट नीड्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी। जूट के लिए चाहिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल और बहुत ज़्यादा नमी चाहिए हमें। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। अब ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको आपको टिक करना है कौन सा करेक्ट है। हॉर्टिकल्चर मीन्स, हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं? ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, प्रिमिटिव फार्मिंग है, या ग्रोइंग ऑफ व्हीट है? तो आप ये जानते हैं इट इज ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है गोल्डन फाइबर रेफर्स टू। गोल्डन फाइबर हम किसको कहते हैं? ये आपने कल भी पढ़ा, टी, कॉटन और जूट में से आप जानते हैं जूट है, इसको गोल्डन फाइबर कहते हैं, अभी भी मैंने बताया। उसके बाद उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफी। कॉफी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है? ब्राजील है, इंडिया है या रशिया है? इसमें ब्राजील है, इंडिया नहीं है, इसमें ब्राजील है। और इंडिया टी के लिए है, आपने कंफ्यूज कर दिया इसको। उसके बाद आता है गिव रीजन। क्वेश्चन नंबर 1, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। इंडिया में एग्रीकल्चर जो है इसको प्राइमरी एक्टिविटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसके वजूहात क्या है? एग्रीकल्चर इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया। इस वजह से क्योंकि एग्रीकल्चर बुनियादी दर्जे पर सबसे बेसिक जो है काम करने का तरीका है लोगों को। बिकॉज इंडिया हैज हाईली फर्टाइल लैंड एंड फेवरेबल मॉनसून क्लाइमेट। यहाँ की काफ़ी ज़्यादा जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है काफ़ी ज़्यादा उसमें लैंड जो है फर्टाइल है, और मॉनसून क्लाइमेट जो काफ़ी अच्छा समझा जाता है इन क्रॉप्स के एतबार से। मोरओवर डेंस पॉपुलेशन नीड्स लार्ज फूड ग्रेन्स। और हमें यह भी पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसके लिए फूड ग्रेन्स भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए, इसलिए ज़्यादा लोग इसी काम में लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जो ये फसलें हम क्यों बोते हैं, उसकी वजह क्या है? डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स बिकॉज डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सॉइल टाइप्स। क्योंकि हम जानते हैं दो चीजें बड़ी अहम है, एक क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, दूसरा सॉइल टाइप। जब हम डिफरेंट रीजन्स को देखते हैं तो वहां की सॉइल टाइप भी अलग होती है और वहां का क्लाइमेट यानी वहां का मौसम भी अलग होता है। तो मौसम और मिट्टी ही ये चीज तय करती है कि किस जगह पर कौन सी फसल उगाई जाए, इसलिए ये इसमें होता है। उसके बाद आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। अब डिस्टिंग्विश में क्वेश्चन 1 जो है प्राइमरी एक्टिविटीज और टर्शियरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज में आपको पता है इट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो कुदरत ने हमें दिए हैं डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज जो है उन्हीं को हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उन्हीं को हम हासिल करने के लिए जो प्रोसेस हम करते हैं उसको हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। इसमें एग्रीकल्चर आता है, इसमें माइनिंग आती है, वगैरह वगैरह, समझ रहे हैं। लेकिन टर्शियरी एक्टिविटी जो है इट इन्वॉल्व सपोर्टिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। ये टर्शियरी एक्टिविटी हम उस एक्टिविटी को कहते हैं जब हम इन दो एक्टिविटीज को, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को जो फैसिलिटेट करे, उसकी मदद करे, जैसे ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें टर्शियरी एक्टिविटी में आती है, तो ये उसमें इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आती है उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। सबसिस्टेंस हम जानते हैं ये फार्मिंग इज डन विद सोल पर्पस ऑफ मीटिंग द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। सबसिस्टेंस हम उसको कहते हैं जब फार्मर अपने तौर पर जो है फार्मिंग करे और अपने अयाल को, अहलो अयाल के लिए अनाज पैदा करे, और ये एक छोटे लेवल पर होता है। लेकिन जब हम इंटेंसिव फार्मिंग देखते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग इज डन विद द सोल पर्पस ऑफ सेल ऑफ द फार्म प्रोड्यूस।
जो हम फार्म में जो भी प्रोडक्ट्स हम निकालते हैं, जो भी वहां से पैदावार आती है, उसका मकसद होता है कि हम उसको कमर्शियल एक्टिविटी में लगाएं, हम उसको बेचें और पैसा कमाएं। तो ये हो गई इसकी लेसन, और ये कोई ज़्यादा मसला नहीं था, इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर रुकने के लिए कहा था। थैंक्स अ लॉट।